नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अशोक कुमार सागर है और सागर लॉ सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है गिफ्ट डीड यानी दाननामा रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दाननामा किसे कहते हैं, दान कैसे तैयार किया जाता है, दान डीड तैयार करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, कितना स्टाम्प शुल्क व निबंधक शुल्क अदा किया जाता है, दाननामा रजिस्टर्ड कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड या दाननामा होता क्या है, इसका मतलब क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 182 के अनुसार आप अपनी अचल संपत्ति को गिफ्ट डीड के माध्यम से हस्तांतरित कर सकते हैं। जो व्यक्ति संपत्ति का दान कर रहे हैं उसे दानकर्ता तथा जिसके हक में दान किया जा रहा है उसे दान ग्रहीता कहा जाता है। दान में दी गई संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती है तथा यह रजिस्ट्री बेनामी की तरह ही तत्काल प्रभावी हो जाता है एवं दान में मिली संपत्ति को दान ग्रहीता को वैसे ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जैसे रजिस्ट्री बेनामी के द्वारा प्राप्त होते हैं। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा व प्रतिफल के बिना किया गया हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित अंतरण के अन्य प्रकारों में जिस प्रकार दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार दान के मामले में भी दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति जो संपत्ति अंतरित करता है दाता कहलाता है तथा जिस व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरित होती है अदाता कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानूनन सक्षम हो संविदा करने के लिए अपनी संपत्ति दान के रूप में अंतरित कर सकेगा। एक अवयस्क अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है संविदा करने हेतु सक्षम नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया दान वैध नहीं होगा। वयस्क होने के साथ साथ दाता का स्वचित होना भी जरूरी है। गिफ्ट डीड तैयार कैसे की जाती है। कोई भी स्वस्थ चित व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान कर सकता है, यानी रजिस्टर्ड दाननामे के माध्यम से वह अपनी संपत्ति को अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब बात आती है कि गिफ्ट डीड को कैसे तैयार कराया जाए। तो गिफ्ट डीड को तैयार कराने के लिए आपको अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिवक्ता कानून के जानकार होते हैं। वह कानूनी भाषा में आपकी डीड को तैयार करते हैं और उचित स्टाम्प शुल्क के स्टाम्प व निबंधक फीस अदा करा के आपका दाननामा रजिस्टर्ड कराते हैं। गिफ्ट डीड को तैयार करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, तो साथियों यहाँ आप पेन से नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 खतौनी, सेल डीड या अन्य संपत्ति के दस्तावेज। नंबर 2 दानकर्ता का आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नंबर 3 दान ग्रहीता का आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 गवाह व उनके आधार कार्ड, संपत्ति का नवीनतम फोटोग्राफ। यदि संपत्ति पर भवन निर्मित है तो आर्के ट्रैक का नक्शा आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब आप सब रजिस्ट्रार कार्यालय गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो आपका वहाँ दानदाता, दान ग्रहीता और गवाहों का होना ज़रूरी है, यानी रजिस्ट्रार के समक्ष आपको वहाँ उपस्थित होना होता है। अब जान लेते हैं दाननामा रजिस्टर्ड कराने के लिए उत्तराखंड राज्य में कितना स्टाम्प शुल्क व निबंधक शुल्क अदा किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। उत्तराखंड सरकार द्वारा गिफ्ट डीड के संदर्भ में परिवार के कुछ सगे सदस्यों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है। यदि दान परिवार के सदस्यों को किया जाता है तो जो भी सदस्य उसमें निम्न सूची में आता है उसे स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाती है। संपत्ति का सरकारी मूल्य बनता है उस पर 1% स्टाम्प शुल्क लिया जाता है तथा 2% या अधिकतम 25,000 रुपये निबंधक शुल्क लिया जाता है। चलिए समझ लेते हैं कि परिवार में आने वाले किन सदस्यों को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा साथियों
ये कहा जाता है कि ब्लड रिलेशन में यानी कि खून के रिश्ते में आपको छूट मिलती है, जबकि खून के रिश्ते में तो बहुत सारे सदस्य आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आपको इस सूची को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको केवल 1% यानी कि 1% मूल्यांकन का स्टाम्प शुल्क अदा करना होता है। उसी में नंबर 2 पर पिता पुत्र, नंबर 3 माता पुत्र, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन यानी कि दोनों सगी बहनें एक दूसरे को दान करते हैं तो उनको भी स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है। यदि संपत्ति का दान उक्त सदस्यों से बाहर किया जाता है तो उस पर स्टाम्प शुल्क 5% लगेगा, जबकि निबंधक शुल्क 2% या अधिकतम 25,000 रुपये ही लिया जाता है। तो साथियों, यहाँ स्टाम्प शुल्क और निबंधक शुल्क की बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब जान लेते हैं कि दाननामा रजिस्टर्ड कराने की क्या प्रक्रिया है। दाननामे का एक ड्राफ्ट तैयार करने के पश्चात ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों को साथ में संलग्न करके दानदाता, दान ग्रहीता तथा दोनों गवाहों को अपनी पहचान, आईडी आदि को लेकर जहां संपत्ति आती है उसके अंतर्गत जो भी सब रजिस्ट्रार दफ्तर आता है वहां पेश होकर दाननामा रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। साथियों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि दान और वसीयत में क्या अंतर है। वसीयत द्वारा किया गया दान व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होता है तथा वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में अपने द्वारा की गई वसीयत को कभी भी निरस्त करा सकता है, जबकि दाननामे के द्वारा किया गया दान तत्काल प्रभावी हो जाता है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता है तथा बिना न्यायालय की अनुमति के निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। साथियों, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, विशेष करके बुजुर्गों के लिए है। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति से बहुत प्रेम व स्नेह रखते हैं और अपनी संपत्ति उसे दान देना चाहते हैं तो आप प्रयास करें कि अपनी संपत्ति का दान वसीयत के माध्यम से ही करें, क्योंकि वसीयत आपके संसार से विदा होने के बाद प्रभावी होती है और आपके जीवन काल तक वह संपत्ति आपकी बनी रहती है और आप अपने जीवन काल में वसीयत को निरस्त भी करा सकते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो हमारे पास आते हैं और अपनी पीड़ा हमें बताते हैं कि संपत्ति दान करने के बाद परिवार का व्यवहार उनके प्रति बदल गया है। अब ऐसी स्थिति में दाननामे द्वारा ट्रांसफर की गई संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता है, जबकि वसीयत कभी भी निरस्त कराई जा सकती है। तो साथियों, आप प्रयास करें कि अपनी संपत्ति को वसीयत के माध्यम से ही रजिस्टर्ड कराएं और ट्रांसफ़र कराने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन काल में वह संपत्ति आपके पास ही बनी रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इस वीडियो और चैनल से संबंधित कोई सुझाव हैं तो कृपया कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई कोई गलत जानकारी प्रेषित हो गई हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी रह गई हो तो आप हमें ज़रूर जानकारी दें ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसे सुधार सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।